हिमांशु महात्मा फ्रॉम JWBC बीकानेर। आज हम पढ़ेंगे आयनोस्फीयर के बारे में। आयनोस्फीयर के द्वारा जो स्काई वेव्स हैं उनका प्रोपोगेशन पॉसिबल हो पाता है, यानी जो स्काई वेव्स रिफ्लेक्शन के द्वारा वापस अर्थ पे आती है उनका कारण आयनोस्फीयर होता है। तो आज हम देखेंगे आयनोस्फीयर क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आयनोस्फीयर है वो लगभग 70 किलोमीटर अर्थ से या अर्थ की सरफेस से ऊपर स्टार्ट होता है। इसका निर्माण जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो सन के द्वारा प्राप्त हुए रेडिएशन के द्वारा आयनाइज हो जाते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो या उनके कुछ कंपोनेंट्स सन द्वारा प्राप्त रेडिएशन के कारण आयनाइज हो जाते हैं। उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं। तो इस आयनाइज पार्ट को हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग 50 किलोमीटर से लेके काफ़ी ज़्यादा हाइट तक पाया जाता है। इसी आयनोस्फीयर के कारण जो ज़मीन से भेजी गई रेडियो वेव्स हैं उनका रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब हम देखते हैं कि आयनोस्फीयर जो है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है, यानी इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इसके जो आयन डेंसिटीज़ हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये दिन के समय अलग होता है और रात के समय भी अलग होता है। हर सीज़न के दौरान भी ये चेंज होता रहता है, यानी गर्मियों के सीज़न में अलग रहता है और सर्दियों के सीज़न में भी अलग रहेगा। लैटिट्यूड यानी कि जो इक्वेटर है उससे अगर हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तब भी ये चेंज होता रहेगा। और साथ ही साथ ये सोलर एक्टिविटी यानी जो सोलर साइकिल है उसमें सोलर एक्टिविटीज़ चेंज होती रहती है, तो उनमें भी रेडिएशन में फ़र्क आता है। तो इसलिए ये आयनोस्फीयर उन एक्टिविटीज़ के कारण भी चेंज होता रहता है। तो नॉर्मली ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है। लेयर्स वो पार्ट होती हैं जहाँ इनकी डेंसिटीज़ में विजिबल कुछ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हमें दिखाई देता है। तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन किसी एक पार्ट पे या किसी एक अर्थ की हाइट पे हमें दिखाई देता है, तो उनको हम अलग अलग लेयर्स का नाम दे देते हैं। तो ये बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे निचली लेयर है वो डी लेयर या उसको डी रीजन बोलते हैं। उससे ऊपर होती है ई लेयर, उसके ऊपर होती है एफ लेयर। इन लेयर्स के बनने के पीछे का कारण ये होता है कि जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे चेंज होता रहता है। एयर का प्रेशर कम होता रहता है तो इसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिस्टेंस पे आ जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें जो सोलर एनर्जी है वो भी अलग अलग तरह से इसमें पाई जाती है। तो इनके कारण से ये अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन भी चेंज होता रहेगा, और वैसे वैसे ये अलग अलग लेयर्स भी चेंज होती रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं डी रीजन। डी रीजन स्टार्ट होता है लगभग 50 किलोमीटर पे और एक्सटेंड करता है लगभग 90 किलोमीटर की हाइट तक, यानी ये रीजन 50 से 90 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ये सबसे निचला रीजन है और इसमें अल्फ़ा रेडिएशन के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का आयनाइजेशन होता है, जिसकी वेवलेंथ 121.6 नैनोमीटर के अराउंड होती है। ये वाला रीजन सबसे वीकली आयनाइज होता है क्योंकि अर्थ के सबसे पास में होता है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बाकी लेयर्स की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग होती है 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ड्यूरिंग द डे, यानी ये दिन के समय इन डेंसिटीज़ में पाया जाता है। रात को ये लेयर गायब हो जाती है या हट जाती है
क्योंकि इसमें सन की रेडिएशन प्राप्त नहीं होती। तो ये जैसे जैसे लेटीट्यूड भी बढ़ता जाता है वैसे वैसे भी ये वीक होती जाएगी, और जैसे जैसे ये रात होती जाएगी वैसे वीक होती जाएगी। दिन के समय ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, रात को ये हट जाती है। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम देखते हैं। जो राइट हैंड साइड डायग्राम है इसमें इस लेयर की हाइट के बारे में बताया गया है, और जो लेफ्ट डायग्राम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इनके हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो दिखाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे निचली लेयर है ये डी लेयर है, और साथ ही साथ इसमें डेंसिटी जो है वो भी बाकी लेयर से कम है। नेक्स्ट आता है ई रीजन। ई रीजन स्टार्ट होता है 90 किलोमीटर से और एक्सटेंड करता है लगभग 140 किलोमीटर तक, यानी इसकी रेंज 90 से लेकर 140 किलोमीटर के बीच में होती है। इसका निर्माण होता है जो सन के द्वारा एक्स रेज या फार अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है उनके द्वारा ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर टाइप है उसके ऊपर ये रेडिएशन जब लगता है तब ये उसको आयनाइज करके ये लेयर फॉर्म करते हैं। तो जो दिन का टाइम है इसके टाइम इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ये होती है लगभग 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, जो कि लगभग 100 किलोमीटर्स पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। डी लेयर की तरह ये भी रात के टाइम डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि रात को ये लेयर विजिबल नहीं होगी। जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये डी लेयर के जस्ट ऊपर है और इसकी डेंसिटीज़ में भी डी से काफ़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट लेयर आती है एफ लेयर। एफ लेयर दो तरह की होती है, F1 लेयर और F2 लेयर, यानी इनमें दो अलग अलग पॉइंट्स के इनकी डेंसिटी मैक्सिमम पाई जाती है। तो इनके इसके हिसाब से दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं। पहली जो F1 लेयर है वो 140 से 200 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है, और F2 लेयर जो है वो अबाउ 200 किलोमीटर्स से पाई जाती है। F1 लेयर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 3 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होती है। इसका निर्माण जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक टाइप पाया जाता है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 10 से लेके 100 नैनोमीटर्स तक होती है उसके द्वारा आयनाइजेशन इसका पॉसिबल होता है। F2 के अंदर इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, और ये भी प्राइमरली एटॉमिक ऑक्सीजन और एटॉमिक नाइट्रोजन के द्वारा आयनाइजेशन के द्वारा प्राप्त होती है। ये लेयर रात के समय मौजूद रहती है। ई और डी लेयर जो होती है वो रात के समय डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन एफ लेयर जो है वो रात के समय भी दिखाई देती है, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड काफ़ी हाई होता है और एटम्स भी काफ़ी लेस डेंसिटी पे होते हैं। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफ़ी कम रहता है इस साइड पे, लेकिन रात के समय ये दोनों लेयर्स कंबाइन होकर एक सिंगल एफ लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी दिन के टाइम ये दो अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देंगी, F1 लेयर और F2 लेयर,